हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हमारे यहाँ बीपीएससी और बिहार दरोगा का क्लास चल रहा है। स्पेशली 69 बीपीएससी के लिए चल रहा है और हमारे संस्था पटना के मुसलमपुर हाट में स्थित है। और हम आप लोगों को बिहार शिक्षा भर्ती 2023 के भूगोल का सीरीज करा रहे हैं, जिसमें हमारा छठा सीरीज है। 5 सीरीज हम पहले करा चुके हैं, तो आप देख सकते हैं ये हमारा भूगोल का सीरीज है। आप देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। और ये मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, इस तरह से होता है जाम्बेजी। और ये जाम्बेजी के बारे में बात करें तो हम देखते हैं अगर आप देखेंगे तो ये हमारा अफ्रीका का मैप हो गया इस तरह से। और ये अफ्रीका महाद्वीप से ही निकलता है। अगर हम इस नदी की बात करें तो ये जाम्बेजिया का वेटलैंड से निकलता है और ये ना उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए हिंद महासागर में गिरता है। ये हमारा हो गया हिंद महासागर। आप देखेंगे तो अफ्रीका का दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर है। और ये जो नदी है जाम्बेजी नदी, ये आपको अंगोला, बोत्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, और ये नामीबिया से होके बनता है। अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे तो इसका लंबाई हो जाता है 3450 किलोमीटर। अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो आप देख रहे हैं बोत्सवाना, और बोत्सवाना में ही कालाहारी मरुस्थल है। आपको बोत्सवाना में ही देखने को मिलेगा। और ये बोत्सवाना इस साइड में है, यहाँ पर आपको कालाहारी मरुस्थल देखने को मिलेगा। और अगर आप अफ्रीका देख रहे हैं तो अफ्रीका में आपको नील नदी मिलेगा। इस तरह से ये निकल के जाके गिरता है भूमध्य सागर में। और नील नदी की बात करें तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। और अगर आप अफ्रीका देख रहे हैं तो अफ्रीका में ही आपको यहाँ पर आपको विक्टोरिया झील मिलेगा। और विक्टोरिया झील के बारे में हम बात करें तो आपको ये विश्व के मीठे पानी में गिने जाते हैं। विश्व के सबसे बड़ी झीलों में इस विक्टोरिया झील आता है। और विक्टोरिया झील से ही आपको देखेंगे तो भूमध्य रेखा गुजरता है, जिसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश से विक्टोरिया झील से होकर गुजरता है। और अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको सोने का खान देखने को मिलेगा। तो ये हमारा हो गया पहला प्रश्न। हम सेकंड प्रश्न देखते हैं। हमारा सेकंड प्रश्न, हिमालय का विस्तार अराकानायोमा है स्थित। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, म्यांमार। अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय का देखेंगे तो आप हिंदू कुश से लेके आपको ये म्यांमार तक मिलेगा। अगर कहें तो ये आपको बंगाल, अगर हिमालय की बात करें तो आपको बंगाल की खाड़ी में भी इसको देखने को मिलेगा, जहां आप कह सकते हैं। आप देखेंगे तो आपको जैसे मैप हम देखते हैं, ये हमारा भारत हो गया। और आप देखेंगे तो भारत के दक्षिण पूर्व में आपको बंगाल की खाड़ी मिलेगा। और बंगाल के खाड़ी में ही हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश स्थित है, जिसे हम बोलते हैं अंडो निकोबार। और अंडो निकोबार के देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक आपको कोको द्वीप मिलेगा, जो म्यांमार का है। और कोको द्वीप को अगर बोले तो ये आपको हिमालय का ही क्षेत्र विस्तार का मिलता है, जो लगभग इसका आधा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। अगर हम हिमालय की बात करें हिंदू कुश से लेकर म्यांमार तक, तो इसकी आप लंबाई देखेंगे तो लगभग 3500 किलोमीटर है। अगर इसको भारत में बात करें तो इसका भारत में लगभग 2400 किलोमीटर स्थित है। और हिमालय का अगर आप देखेंगे तो भारत के इस क्षेत्र में इस तरह से हिमालय है। और अगर आप इधर देखिएगा तो ये आपको मिल जाएगा। अगर हिमालय के विस्तार की हम बात करें तो हिमालय का विस्तार आपको मिलेगा अफगानिस्तान,
पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार, इतने देशों में आपका हिमालय का विस्तार मिल जाएगा। तो आप इस सारे ऑप्शन में देखेंगे। और अगर बात करें सबसे ऊंची चोटी की, तो महान हिमालय में, और महान हिमालय के सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये नेपाल में है। और भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो भारत में अभी जो वर्तमान में स्थित है तो कंचनजंगा है। और कंचनजंगा की हम बात करें तो ये हमारे सिक्किम राज्य में स्थित है। ऐसे अगर आप देखेंगे तो हमारे सबसे उत्तर में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में K2 है, जो भारत का ही अंग है, लेकिन उस पर अभी वर्तमान में पाकिस्तान का कब्जा कर रखा है, जिसे हम POK कहते हैं। और POK में ही K2 है, जो भारत का सबसे ऊंची चोटी में गिना जाता है। चीन, और चीन में ही आपको देखने को हिमालय का विस्तार मिलेगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर आपको B हो जाएगा, हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप का बात करें तो हमारे पूरे विश्व में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी आपको हवाई द्वीप में ही मिलेगा। और ये हवाई द्वीप स्थित है USA में। और अगर हम सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें, पहले तो हम देखते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी के अगर हम प्रकार देखेंगे तो 3 प्रकार का होता है। ज्वालामुखी का प्रकार 3 प्रकार का होता है। पहला आप देखेंगे तो शांत हो गया, शांत ज्वालामुखी। दूसरा आपको प्रस्तुत ज्वालामुखी मिलेगा। और तीसरा आपको सक्रिय ज्वालामुखी है। और मौना लोआ जो ज्वालामुखी है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर हम सक्रिय ज्वालामुखी में बात करें तो भारत में एक ज्वालामुखी सक्रिय है, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में स्थित है। और अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो वो मध्य हिमालय और दक्षिण हिमालय के दक्षिण और मध्य अंडमान के मध्य स्थित है। और इसका नाम है बैरन ज्वालामुखी। अगर हम बैरन ज्वालामुखी की बात करें तो हमारे एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में हमारा यही बैरन है। और एक और आपको देखने को मिलेगा ज्वालामुखी भारत में ही, जिसे हम बोलते हैं नारकोंडम ज्वालामुखी। इस बोले तो सुशक्त ज्वालामुखी है। जैसे कहा जा सकता है कि इसके बारे में कि सुशक्त ज्वालामुखी जिसे हम बोलते हैं वो कि इसमें कभी भी 1000 साल या लाखों साल पहले फिर कभी ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। ऐसा नहीं कि इसमें नहीं हो सकता है। और सक्रिय ज्वालामुखी है कि कभी भी हो सकता है। जैसे अभी आप देखेंगे कि 9 जून को फिलीपींस में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, जिसे हम बोलते हैं मियोन ज्वालामुखी। ये अभी जल्दी में ही न्यूज़पेपर में ही आप लोग देखने को मिला होगा। जो भी इसका क्षेत्र है ये फिलीपींस में है। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो 12 मार्च का एक ज्वालामुखी विस्फोट किया था, जिसको हम बोलते हैं मेरोपुआ ज्वालामुखी। ये आपको मिलेगा इंडोनेशिया में। और भी हम सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो आपको सिसिली द्वीप इटली में है, जिसको हम बोलते हैं माउंट एटना। सिसिली द्वीप, ये आपको सिसिली द्वीप पर जो ज्वालामुखी है इटली में है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। इसे हम बोलते हैं माउंट एटना। ये भी हमेशा न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा। अगर शांत ज्वालामुखी की बात करें तो आपको हो जाएगा किलिमंजारो ज्वालामुखी। अगर और हम सुशक्त ज्वालामुखी की बात करें तो आपको जापान का हो जाएगा फ्यूजियामा हो जाएगा, फ्यूजियामा होता है इसका नाम। ये आपको मिलेगा सुशक्त ज्वालामुखी में। ये हमारा हो गया ज्वालामुखी का प्रकार। और ज्वालामुखी, अगर सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में बात करें तो ये आपको जल्दी देखने को मिला है। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में या बिहार दरोगा या BPSC या बिहार शिक्षा भर्ती किसी में भी पूछ सकता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यमुना नदी का उद्गम स्थान। यमुना नदी का उद्गम स्थान अगर आप देखेंगे तो आपका इसका आंसर हो जाएगा B, बंदरपूछ। और बंदरपूछ के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है ये।
और इसका अगर हम बात करें कि कहाँ से निकलता है, तो ये हमारे इस टाइप से भारत का मैप होता है। तो आप देखेंगे तो ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में यहाँ पर आपको मिलेगा बंदरपूछ, और बंदरपूछ से ही यमुनोत्री ग्लेशियर है। यहीं से आपको यमुना नदी निकलता है। अगर हम यमुना नदी की बात करें तो इसकी लंबाई तो इसकी लंबाई आपको मिल जाएगा 1370 किलोमीटर। और ये गंगा के समांतर बहते हुए आके आपको मिले, ये प्रयागराज में मिलता है गंगा से। और गंगा के सबसे लंबी सहायक नदी है जो दाहिने ओर से मिलती है। अगर हम यमुना नदी की सहायक नदी की बात करें तो इसका हो जाएगा चंबल, केन, बेतवा, और एक और हिमालय नदी है जिसे हम बोलते हैं टोंस नदी। और ये भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी से निकलता है। अगर हम नंदा देवी की बात करें तो नंदा देवी हमारे भारत के सबसे ऊंची चोटी में दूसरा स्थान रखता है। और नीलकंठ भी एक चोटी ही है जो हमारे उत्तराखंड में स्थित है। और ये जो आपको पहला है चोखमठा, ये आपको यहाँ से सिंधु नदी निकलती है। ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत के किस नदी पर शिव समुद्र में अवस्थित है? तो इसका आप आंसर देखेंगे तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कावेरी। कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। ये हमारा भारत हो गया। अगर भारत के आप देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। और भारत के दक्षिण पश्चिम में ही आपको हिंद महासागर अरब सागर मिलेगा। और आप देखेंगे तो ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है। और ये कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर आप बंगाल की खाड़ी की बात करें तो आपको भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगा। ये हमारा हो गया बंगाल की खाड़ी। अगर हम कावेरी नदी की लंबाई की बात करें तो इसको लगभग लंबाई 802 किलोमीटर है। और कावेरी नदी पर जो ये शिव समुद्रम है, अगर इसके बात करें तो एशिया का पहला शिव समुद्रम है जहाँ पर आपको जल विद्युत परियोजना देखने को मिला गया था। जल विद्युत परियोजना, इसका स्थापना 1902 में हुआ था। और एशिया का प्रथम जल विद्युत परियोजना यहीं से आपको प्रारंभ किया गया था। और 1902 में हमारे देश में अंग्रेज का शासन था। अंग्रेज लोग यहाँ पर सबसे पहले जल विद्युत परियोजना प्रारंभ किया था। अगर इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई लगभग 98 मीटर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा झील 2 राज्यों में फैला है? तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो पुलिकट हो जाएगा। और पुलिकट झील पूर्वी तट पर है भारत के। ये हमारा भारत हो गया। और भारत के दक्षिण पूर्व में जाइएगा तो आपको पूर्वी घाट मिलेगा, इसे हम पूर्वी घाट बोलते हैं। और पूर्वी घाट के यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको पुलिकट झील मिलेगा। और पुलिकट झील का विस्तार तो 2 राज्यों में है, एक है आंध्र प्रदेश और दूसरा है तमिलनाडु। अगर इसके विस्तार में देखें तो आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार लगभग 96% है। और वही अगर तमिलनाडु में देखेंगे तो आपको लगभग 4% विस्तार मिलेगा। अगर हम चिल्का झील की बात करें तो चिल्का झील हमारे भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य, ये भी पूर्वी घाट पर स्थित है। और ये भारत के सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। अगर विश्व में बात करें खारे पानी झील का सबसे बड़े में तो चिल्का झील का भी स्थान आता है।
अगर हम कोल्लूरू झील की बात करें तो ये भी हमारे आंध्र प्रदेश में स्थित है। और अगर हम लोनार झील का बात करें तो लोनार झील हमारे महाराष्ट्र में, ये पश्चिमी घाट में है। और लोनार झील के बारे में कहा जाता है कि जब उल्का पिंड पृथ्वी पर गिर रहा था तो ये 4 टुकड़ा हुआ था, जिसमें एक हमारे भारत में महाराष्ट्र में गिरा था, जिसके इसका निर्माण हुआ था। और अब आप हाल ही में ही देखेंगे कुछ शायद 21-22 में कि लोनार झील के बारे में चर्चा में आया था कि यहाँ का जल में कुछ परिवर्तन आया, शायद ग्रीन कलर का या पिंक कलर का यहाँ का जल दिखने लगा था। तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो बीपीएससी या बिहार के किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया, हो सकता है कि पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ ये बहुत ज़्यादा ही चर्चा में आया था। और ये हमारे महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के पश्चिम में कहें तो। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर आपको महाराष्ट्र मिल जाएगा। रेगुर मिट्टी की बात करें तो ज्वालामुखी के लावा के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, और इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। इसका निर्माण आपको थोड़ी बहुत तमिलनाडु में मिलेगा, लेकिन लगभग यहाँ पर आपको कहें 85% से ज़्यादा क्षेत्र आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। और ये रेगुर मिट्टी जो है एक स्वतः जोताई वाला मिट्टी है। यहाँ पर अगर बारिश होता है, जैसे आप अभी देख सकते हैं कि मानसून का समय है, जब मानसून का समय आता है तो बारिश होता है तो ये मिट्टी अपने आप ही जुट जाता है कहें। और अगर जब गर्मी आता है, इससे पहले अगर आप देखेंगे तो इस मिट्टी में बहुत बड़े बड़े दरारें खुलते हैं, और जब दरार में पानी जाती है, मानसून आती है, तो अपने आप ये मिट्टी जुट जाता है। ये चिकना और कठोर मिट्टी है, और ये इसको काली मिट्टी भी बोलते हैं, या आप कहें तो कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। ये बीपीएससी में पूछा हुआ है कपासी मिट्टी के बारे में। और इसमें आपको सबसे ज़्यादा खेती मोटे अनाज देखने को मिलेगा, दाल और गेहूँ। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पादन होगा, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, उत्पादन होता है, तो इसका आप आंसर देखेंगे तो ये कश्मीर हो जाएगा। और कश्मीर के करेवा मिट्टी में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। और पूरे भारत में आप देखेंगे तो सिर्फ सबसे ज़्यादा ही नहीं, सिर्फ एक ही राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश जहाँ केसर का उत्पादन होता है। अगर पूरे विश्व में मैं बात करें केसर उत्पादन में तो इटली में होता है, और ये ईरान में होता है। यह पूछा हुआ है बीपीएससी में, शायद मुझे लगता है 65 या 66 में पूछा था। और ये कश्मीर घाटी और लद्दाख घाटी के और जास्कर घाटी, तीनों घाटी में आपको देखने को मिलेगा। कश्मीर घाटी, लद्दाख घाटी और जास्कर घाटी। अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, झूम कृषि सर्वाधिक होता है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर आपको नागालैंड हो जाएगा। झूम कृषि के बारे में कहा जाता है कि एक प्रकार के ऐसा कृषि है कि जैसे आप देखेंगे तो इसका सबसे ज़्यादा खेती पहाड़ी क्षेत्र में होता है। आपको उत्तर पूर्वी राज्य में मिलेगा, और फिर आपको पश्चिमी घाट पर इसका खेती देखने को मिलेगा। और एक प्रकार की ऐसा खेती है जहाँ मतलब कहें तो वहाँ के आदिवासी या जंगल में जो लोग रहते हैं, जंगल को एक बार काट के फिर वहाँ पर जला के वहाँ खेती करते हैं। अगर वहाँ का उर्वरक शक्ति ख़त्म हो जाता है तो फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर अगले दूसरे जगह जंगल को काट के खेती करते हैं। तो इसी प्रकार की ये खेती है। बहुत जगह इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि ये जंगल को काटते हैं, खेती करते, फिर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और अगले फिर दूसरे जगह काटते हैं, दूसरे जगह खेती करते हैं। ये एक इस प्रकार की खेती है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में नीलगिरी पर्वत अवस्थित है, तो इसका बात करेंगे तो आपको ये तीनों मिलेगा। ये बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो ये आपको देखने को तीनों जगह मिलेगा। जैसे हम देख सकते हैं हमारे भारत का मैप है, तो आपको ये जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है आपको इस तरह से यहाँ मिलेगा। और नीलगिरी पर ही पालनी का पहाड़ी है, और नीलगिरी पर ही आपको ये जो ऊटी जो पर्यटक स्थल है, पहाड़ी पर्वत पर्यटक स्थल है, आपको यहीं मिलेगा।
और आपको इसका विस्तार यहाँ, और अगर इसके सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कर्नाटक में है, जिसको हम बोलते हैं दोडा बेटा। नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी। अगर हम आपको दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अन्नामुडी हो जाता है, और ये अन्नामलाई की पहाड़ी पर है, और ये केरल में स्थित है। और अगर आप तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर आपको महेंद्रगिरी के पहाड़ी दिखेगा। तो हमारा 10वां प्रश्न हो गया, बाकी अगले सीरीज में हम देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।